कंबल का घर। शहर में कोसों दूर एक छोटा सा गांव बसा था, जहां की आबादी बहुत ही कम थी। साथ ही गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे, जो अपने छोटे और टूटे फूटे घरों में रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बात एक रोज की है, जब ठंडी हवाओं के चलते गांव में रहने वाली बिंदिया ठिठुरते हुए बाजार जा रही होती है। तभी उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाली रचना उसे टोक देती है। अरे बिंदिया बहन, इतनी ठंड में कहाँ बाहर घूम रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है ठंड में गांव भ्रमण करने का। वो तो घर में सब्जियां नहीं है, तो जरा बाजार ही जा रही थी। अच्छा, जब जा ही रही हो तो मेरे लिए 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेती आना। क्यों रचना, तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है क्या? अरे इतनी सर्दी में मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए सब्जियां लेकर आऊं? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलना है तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मेरा काम कर देगी तो घिस जाएगी ना। अरे क्या सोचने लगी, चलोगी या मैं निकलूं? नहीं नहीं, रुको, अभी थैला लेकर आती हूँ। रचना कुछ ही देर में अपना पर्स और थैला लेकर बिंदिया के साथ बाजार की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही दूर चलने पर अचानक से बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। हाय दैया, बर्फ क्यों गिरने लगी? अरे तुम रुक क्यों गई? चलती रहो, शरीर गर्म रहेगा, वरना इस बर्फीले मौसम में खड़े खड़े कुल्फी जम जाएगी। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। दोनों बाजार पहुंचती है तो देखती है कि बर्फ पड़ने के कारण सभी अपना अपना थैला लेकर कांपते हुए घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी दोनों जल्दी से सब्जियां लेकर निकल जाती है। रास्ते में वो श्मशान के पास से गुजरती है तो वहाँ किसी की चिता जल रही होती है। तुम्हें पता है, ये पड़ोस वाले श्याम काका की चिता जल रही है। बेचारे ज्यादा सर्दी लगने के कारण चल बसे। हाय हाय, इस सर्दी के कहर ने तो ना जाने गांव के कितने लोगों की जान ले ली है। बिंदिया बहन, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से निकल जाती है। बर्फ पड़ने के कारण गांव में पूरी तरह सन्नाटा था। सभी अपने घरों में खुद को किसी तरह गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को बिंदिया का बेटा ठंड के चलते ठिठुर रहा होता है, तो बिंदिया उसे अपनी भी चादर ओढ़ा देती है, फिर अपने पति को जगाती है। सुनिए जी, बाहर से ठंडी हवा अब भी आ रही है, आप कुछ कीजिए ना। बिंदिया, अब ठंड ही इतनी है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम नंदू को अपनी गोद में ले लो। ठंड लग गई तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह तो हम ठंड से ठिठुरते ही रहेंगे। हमारे पास तो कंबल या रजाई भी नहीं है जिससे हमें ठीक से गर्माहट मिल सके। बिंदिया, सोने की कोशिश करो। अगले महीने जब पैसा मिलेगा ना, तो कम दाम में कंबल या रजाई लेने की कोशिश करूंगा। गोपाल बिंदिया को समझा देता है और दोनों कांपते हुए लेट जाते हैं। लेकिन बिंदिया को ठंड के चलते नींद ही नहीं आती। अब बीतते समय के साथ हर शाम को बर्फबारी हुआ करती और ठंड बढ़ जाती। बढ़ती ठंड के कारण गांव में बहुत लोगों की मौत हो जाती है। ठंड के कारण गांव का सरपंच भी अक्सर बीमार ही रहा करता था। बात एक रोज की है, जब गांव के मंदिर में एक बहुत ही अमीर आदमी पूजा करवाने के लिए आता है और गांव वालों को कंबल दान करता है। ये बात जब रचना और बिंदिया को पता चलती है तो बाकी गांव वालों के साथ वो दोनों भी भागी भागी मंदिर के बाहर आती है। अरे वाह, ये आदमी तो कितने सारे कंबल लेकर आया है। हाँ, तो खड़ी क्या हो, आगे बढ़ो, कहीं हमारी बारी आने तक कंबल खत्म ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। कंबल तो मुझे चाहिए ही। वैसे भी सर्दियों के समय में कंबल की बहुत जरूरत होती है मेरे घर में। दोनों जाकर एक एक कंबल लेती है और कुछ देर बाद फिर से आकर और 2-4 कंबल ले जाती है। कंबल पाकर सभी गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि गांव में बर्फबारी के चलते अक्सर ठंड ज्यादा हो जाया करती। अब शाम के समय फिर से बर्फ दोनों जाकर हो जाती एक एक कंबल, तो गोपाल उन कंबलों में एक कंबल ओढ़ लेता है। अरे वाह, क्या कंबल है! ये तो बहुत गर्माहट दे रहा है। बिंदिया, भगवान इस अमीर आदमी का भला करे, इतना बढ़िया कंबल दिया है। सच में ऐसी बात है क्या? फिर तो एक काम करते हैं जी, हम इन कंबलों को घर की छत पर लगा देते हैं। वैसे ही छत जर्जर और टूटी है। ये कंबल लगाने से कम बर्फ पड़ने पर भी हमारे घर में गर्माहट तो रहेगी ना।
सही कह रही हो बिंदिया तुम, ये करना ठीक रहेगा। तभी गोपाल उन कंबलों को अपने घर की छत पर लगा देता है और उसकी देखा देखी बाकी गांव वाले भी ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर कि उन्हें इस कड़कती ठंड में राहत मिलेगी, अब पूरे गांव के लोगों ने कंबल के घर बना लिए, जिससे कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है। लेकिन घर में गर्माहट के चलते गांव के लोग आलसी हो जाते हैं और सारा दिन घर में ही कंबल की गर्माहट में रहने लगते हैं। तभी एक रोज बर्फबारी के साथ अचानक ही बूंदाबांदी होने लगती है। हे भगवान, ये बारिश क्यों होने लगी? अब हमारे घरों का क्या होगा? धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है और सभी के घरों के कंबल भीग जाते हैं और ठंड के कारण लोगों का बुरा हाल होने लगता है। बीमार सरपंच भी गांव की इस हालत से भली भांति परिचित था। ये लोग भी ना अपने मन की ही करते हैं। इस कंबल के घर की वजह से क्या हालत हो गई है इनके घरों की। सरपंच गांव के लोगों का हाल बेहाल देखकर हैरान था। तो वहीं अब कंबल के गीला होने से दिक्कतें आने लगी थी। तभी ऐसे हालात में रचना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस गीले कंबल की छत के नीचे रहे तो शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी कांपने लगेगी। हम ऐसा करते हैं कि घर की कुछ लकड़ियां जला लेते हैं, जिससे हमें सर्दी कम लगेगी और ये गीले कंबल भी जल्दी सूख जाएंगे। रचना का पति उसकी बात से सहमत होता है। कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके घर में जलाकर रख देता है। उसकी देखा देखी बाकी गांव के लोग भी अपने घरों में गर्माहट लेने के लिए यही करते हैं। आधी रात तक सब ठीक रहता है, सभी सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सब उठते हैं तो आग के कारण सबके घरों की छत जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो घर ही बेकार हो गया। अब इस कड़कती ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो हमारे सिर पर छत ही नहीं रही। ये सब तुम लोगों के आलसपन का नतीजा है। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे कंबल के घरों में रहकर तुम सभी आलसी हो गए थे। घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था सभी ने। इतना आलस आ गया था तुम सबको, घर के अंदर ही आग जलाकर बैठ गए। अब उसी आग की लपेट में अपने घर की छत भी गवा बैठे। वो तो भगवान का शुक्र है कि आग लगने के कारण किसी की जान नहीं गई। सरपंच की बात सुनकर सभी अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा थे। तभी गोपाल कहता है, हाँ सरपंच जी, हमारी ही गलती है, लेकिन अब हम अपने घरों को ठीक कैसे करें? घर की छत का होना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी आलस छोड़ो और जंगल चलो लकड़ियां काटने के लिए, ताकि अपने घरों की छत को मजबूत बना सको। सभी गांव वाले सरपंच की बात से सहमत होते हैं और अपने अपने औजार लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लकड़ियां काटना शुरू करते हैं और सभी के मिलकर काम करने के कारण बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है। लगातार काम करने के कारण लोगों को सर्दी के समय भी पसीना आने लगता है, तो लोग अपने स्वेटर उतार देते हैं। अरे स्वेटर क्यों उतार दिया आपने? ठंड लग जाएगी आपको। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी अचानक से शरीर में गर्मी होने लगी। ये होता है मेहनत करने का फायदा। जब तुम लोग कंबल के घरों में आराम से बैठे थे, क्या तुमने तब ये गर्मी का एहसास किया था? नहीं ना, क्योंकि बैठे रहने से इंसान को और सर्दी लगती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हमें आलस छोड़कर फुर्ती से काम करना चाहिए। सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंबल का घर हमें आलसी बना रहा था। अब हम अपने घरों की छत को इन लकड़ियों से और मजबूत बना देंगे और कंबल के भरोसे नहीं रहेंगे। वैसे भी हम ये भूल गए थे कि कंबल ओढ़ने के लिए होता है, ना कि घर बनाने के लिए। चलो, फिलहाल तो ये लकड़ियां लेकर हमें गांव चलना चाहिए। अंधेरा होने से पहले घर की छत भी तैयार करनी है। सभी लकड़ियां लेकर गांव पहुंचते हैं और लकड़ियां जोड़कर अपने अपने घरों की छत को तैयार करने लगते हैं। सभी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और सभी के घरों को एक मजबूत और नई छत मिल जाती है। और इस तरह गांव के सभी लोग आलस करना और कंबल के भरोसे रहना छोड़कर अपने काम करने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे उन्हें सर्दी के कारण ज्यादा दिक्कत ना हो। रतनपुर गांव में रहने वाली गुंजन एक अनाथ और बहुत ही गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी जर्जर झोपड़ी में रहा करती और दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगता है
और ठंडी हवाओं के चलने से सर्दियाँ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सर्दियाँ तो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सर्दियों से बचने के लिए मुझे लकड़ी का इंतजाम करना होगा। तभी गुंजन अपने पास में रखी एक पतली सी फटी चादर को ओढ़ कर सो जाती है। अगली सुबह वो गांव में लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन मैदानी इलाके में होने के कारण रतनपुर गांव के आसपास कोई जंगल नहीं था, जिसके कारण गुंजन को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। तभी उसकी नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है और पेड़ों की टहनियों को तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ से पानी लेकर जा रही मालती उसे टोकती है। ए लड़की, ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? काकी, मैं इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, रात के समय आग जलाने के काम आएगी। अरे हाँ, तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे इतना ऊंचा पेड़ है, कितना भी उछल लेगी तो तू लकड़ियों को तोड़ नहीं पाएगी। काकी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते, तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? अरे रे, तुझे तो जरा सलाह क्या दे दी, तू तो मुझसे ही पैसे मांगने बैठी। तू गरीब है तो मैं कोई सेठानी नहीं हूँ, मैं भी इस गांव की रहने वाली गरीब ही हूँ। मालती की बात सुनकर गुंजन फिर से उछलती है, लेकिन जमीन पर आते ही उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने से बचने के लिए मालती का हाथ पकड़ती है, लेकिन अपने साथ साथ वो मालती को लेकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे मालती का पानी का मटका भी गिरता है और दोनों गीली हो जाती हैं। जैसे तैसे दोनों खड़ी होती हैं। आए हाय, सत्यानाश हो तेरा, ठंड में मुझे गीला कर दिया, ऊपर से मेरे मटकों को तोड़कर भी नुकसान किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया काकी, वो मैं गलती से गिरी और गीली हो गई और आपको भी गिरा दिया। अरे तो क्या मेरी गलती के कारण हुआ है? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हट, अनाथ कहीं की। मालती गुंजन को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। जमीन पर गिरने के कारण गुंजन के हाथ और पाँव में खरोंच आ जाती है। बेचारी आंखों में आंसू लिए खेत में काम करने चली जाती है और वहाँ काम करने लगती है। रात के समय वो थकी हारी ठिठुरती हुई घर आती है और अपने हाथ पैर की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होने के कारण ठंड बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिली, अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत तो मिलती। पता नहीं कब तक इस ठंड में मुझे ऐसे ही ठिठुरना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं तेज हो रही थी, जिसके कारण गुंजन कांपने लगती है। कुछ देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। गुंजन जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक बुढ़िया ठंड में ठिठुरती हुई उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात गए बिना कंबल चादर के ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी, आज रात के लिए मुझे अपने घर ठहरने की जगह दे दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठंड से बिना कंबल चादर के कांपती हुई बुढ़िया को देखकर गुंजन को उस पर दया आ जाती है और वो अपनी मन ही मन कहती है, पता नहीं कैसे होंगे इनके घर वाले जो इन्हें इतनी सर्द रात में अकेले बाहर जाने दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गुंजन उस बुढ़िया को घर के अंदर लेकर आती है। वो बुढ़िया इसके बाद गुंजन का पतला सा चादर जैसा कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ ही देर में गुंजन को भी नींद आ जाती है। सुबह पक्षियों के चहचहाने से गुंजन की नींद खुलती है तो गुंजन उस बुढ़िया को उठाने के लिए उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कंबल तो था लेकिन बुढ़िया नहीं थी। अरे वो अम्मा कहाँ गई और ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? कहीं वो चली तो नहीं गई? मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा, उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो मेरे उठते ही कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। गुंजन ने इतना कहा था कि तभी जिस कंबल को उसने हाथ में पकड़ा था
उस कंबल से एक हल्की सी चमक निकलती है और गुंजन के सामने स्वादिष्ट खाने से भरी थाली आ जाती है, जिसे देखकर गुंजन हैरान हो जाती है। ये खाना कहाँ से आया? ये खाना सच में है या फिर भूख के कारण मुझे वहम हो रहा है? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, सच में ये खाना यहाँ पर है और ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। गुंजन अपना पेट भर खाना खाती है और जो भी वो कहती है वो चीज उसके सामने आने लगती है। तभी उसकी नजर उस कंबल पर जाती है, जो कंबल उसने उस बुढ़िया को ओढ़ने के लिए दिया था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर कहती है, कहीं ये कोई जादुई कंबल तो नहीं? लेकिन आज से पहले तो इस कंबल ने ऐसा चमत्कार नहीं किया। हो सकता है वो बुढ़िया जादुई थी और जब उसने इस कंबल को ओढ़ा तो ये भी जादुई हो गया। गुंजन समझ जाती है कि उस बुढ़िया के जरिए ये जादुई कंबल उसके पास आया, जिसके बाद वो उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को प्रकट करती है, जैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के घर में बदल देती है और घर में सारी सुख सुविधाएं भी ले आती है। लेकिन रातों रात गुंजन के हालातों को बदलता देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे ना जाने कौन सी लॉटरी लग गई है इस अनाथ गरीब लड़की की, जो इतना बढ़िया घर हो गया है इसका। अरे सही कह रही हो बहन, अरे इसके जितनी कृपा भगवान का भी हम पर भी कर दे तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। मालती अपने पड़ोसन से बातें कर रही थी कि तभी नशे में झूमता हुआ वहाँ उसका पति मंगलू आ जाता है। ए मालती, तू चिंता क्यों करती है? तुझे मैं ऐसा घर क्या महल बना कर दूंगा, महल। आए हाय, पीकर सड़क पर भटकने वाला तेरा पति तुझे महल बना कर देगा। मालती सुन रही है ना इसकी बातें? इसकी बातों में फंस कर ही तो जिंदगी बर्बाद हो गई बहन मेरी। ना जाने कौन सी घड़ी में इस शराबी से शादी हो गई थी मेरी। मंगलू नशे में झूमता हुआ गिरने लगता है। तभी मालती उसे संभाल लेती है। कौन शराबी? किसने पी शराब? मैंने तो नहीं पी। ए मालती, तू कब से पीने लग गई? हाँ, हे भगवान, जब संभाला नहीं जाता तो इतनी पीते क्यों हो? चलो घर, वरना यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मालती नशे में धुत अपने पति मंगलू को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं अब घर और सारी सुविधाएं हो जाने के बाद गुंजन को सर्दियों में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ता। लेकिन एक रोज जब वो शाम को अपनी दुकान से सामान लेकर घर वापस आती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर कुछ लोग सर्दियों के कारण ठंड से कांप रहे थे। उस जादुई कंबल के चलते मेरी तो मदद हो गई, लेकिन मुझे इन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए ताकि सर्दियों में कम से कम इन लोगों को सर्दी से राहत तो मिल सके। उन गरीब लोगों को ठंड में ठिठुरता देखकर गुंजन उन सबकी मदद करने के बारे में सोचती है और फिर अपने घर जाकर उस जादुई कंबल से बहुत सारे कंबल मांगती है, जिससे वो जादुई कंबल में चमक आती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंबल आ जाते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा करके अगले दिन सभी गांव वालों में बांटती है और सभी लोग उसे दुआएं देते हैं। बेटी जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों को ठंड में ये कंबल बांटकर नेक काम किया है। हाँ बेटी, इस कंबल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन सभी गांव वालों में कंबल बांट देती है और घर आकर देखती है तो जादुई कंबल वहाँ नहीं था। वो जादुई कंबल को पूरे घर में देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो जादुई कंबल कहाँ गया? कहीं वो उस अम्मा की तरह गायब तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सारे कंबल इकट्ठा करने के चलते वो जादुई कंबल भी साधारण कंबल के साथ किसी गांव वाले के पास पहुंच गया। हाय दैया, अब क्या होगा? इधर गुंजन जादुई कंबल के न मिलने से परेशान थी, तो वहीं मालती अपने पियक्कर पति के रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी थी। मैं ये रूखा सूखा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये रूखा सूखा नहीं खाओगे तो मत खाओ, क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ कर तुम्हारे लिए पकवान नहीं भेजने वाले। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे पति वाला कोई काम किया है तुमने? अरे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है आज तक। ये देखो, भीख में मिले कंबल को ओढ़कर काम चलाना पड़ रहा है। मन तो करता है तुम्हें 2-4 खींच कर थप्पड़ लगाऊं। मालती के इतना कहते ही कंबल से हल्की चमक आती है
और मंगलू को हवा में 2-4 चाटे पड़ते हैं तो उसका सर चकराता है और वो गिर पड़ता है। हाय हाय, ये हवा में थप्पड़ कहाँ से लग गए ने? कहीं मेरे बोलने से तो नहीं? नहीं, मेरी जुबान काली थोड़ी है। अरे कौन पागल है, जाकर खोलती हूँ दरवाजा, पता चले दरवाजा तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर तो मालती के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोले पर कैसी चीजें सच हो रही हैं। हे भगवान, कहीं मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। मालती के मुंह से निकली बातें जादुई कंबल के कारण सच हो रही थी, लेकिन वो अपनी जुबान को काला समझकर कुछ भी बोलने से बचती है। तो वहीं गुंजन उस जादुई कंबल को गांव के हर एक घर में ढूंढती है। एक रोज मालती उस कंबल को धोकर सुखा देती है और उसकी नजर अपनी पड़ोसन के सूख रही साड़ी पर जाती है। कितनी सुंदर साड़ी ली है कांता ने। अगर मेरा पति पैक करना होता तो इससे अच्छी साड़ियाँ खरीद पाती। हाय दैया, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इस बार तो मुंह से निकली अच्छी बात भी सच हो गई। यानी सच में कोई तो जादू हुआ है मेरी जुबान पर। मालती इसे अपनी जुबान का कमाल समझकर साड़ी को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही गुंजन देख लेती है और वो जादुई कंबल की चमक को देखकर उसे पहचान जाती है और फिर उस कंबल को लेकर घर लौट आती है। अच्छा हुआ ये जादुई कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। गुंजन को वो जादुई कंबल वापस मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुंजन दरवाजा खोलती है तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी। अम्मा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। बेटी, क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद की है। दुनिया में लोग बस अपना भला और फायदा सोचते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। गुंजन उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और फिर बुढ़िया वही जादुई कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन उठती है तो पहले की तरह बुढ़िया गायब होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी बुढ़िया के साथ गायब हो जाता है। लेकिन गुंजन ये सब सोचकर खुश थी कि आज उसके पास जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था और उसने गांव वालों की मदद भी की थी।